Bismillahirrahmanirrahim. Next lecture on the topic the external radiation hazards. इसमें अब रेडिएशन हैज़र्ड्स हैं, सोर्स का हमने डिस्कस कर लिया, सोर्स के बाद हमने किस तरह से मेजरमेंट करनी है उसके डोजीमीटर्स को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दिस हम अब डिस्कस करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस ये किस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, वो फार्मूलाज आपने याद करने हैं और उससे रेलिवेंट इसके न्यूमेरिकल्स हैं कुछ छोटे छोटे, वो भी आपको एक्सपेक्टेडली आ सकते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं विद द सोर्स ऑफ हैज़र्ड। द एक्सटर्नल रेडिएशन हैज़र्ड अराइजेज फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन आउटसाइड द बॉडी when radioactive material actually gets inside the body. It gave rise to an internal radiation hazard which requires quite different method of control. अब ये वो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं कि एक हेल्थ वर्कर है और वो वर्क कर रहा है रेडिएशंस के साथ और वो रेडिएशन थेरेपीज़ में किसी तरह इन्वॉल्व है और वो रिसीव कर रहा है रेडिएशन और एब्जॉर्ब कर रही है उसकी बॉडी। तो किस हद तक इंटरनली वो रेडिएशन जो है उसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और वो क्या लिमिट्स हैं जो कि प्रोटोकॉल्स हम डिसाइड करते हैं कि इस हद तक है तो इट्स ओके कि रेडिएशन के अंदर वो रह रहा है, तो उसकी बॉडी पे वो जो है कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं और आप ये देखें कि रेडिएशन जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। हर रेडिएशन की अपनी एक पेनिट्रेशन पावर है। सो द एक्सटर्नल हैज़र्ड्स में बी फ्रॉम बीटा, gamma or neutron radiation. All type can penetrate to the sensitive organs of the body. So alpha radiation is not normally regarded as external radiation hazard as it cannot penetrate the outer layers of skin. The external hazard is controlled by applying the three principles: टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए है कि कितनी टाइम तक एक्सपोजर रिक्वायर्ड है जो कि सेफ़ है और कितने डिस्टेंस पे एक हेल्थ वर्कर को वर्क करना चाहिए उस रेडिएशन के साथ ताकि वो सेफ़ रहे। और शील्डिंग अगर उसको करना ही है और वहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर शील्ड उसके ऊपर प्रोवाइड की जाए, कोई स्क्रीन हो। जैसे कि आप देखते हैं कि एक्सरे मशीन्स में जब करते हैं तो वो एक शील्ड प्रोवाइड कर दी जाती है, जो हेल्थ वर्कर है वो उस शील्ड के पीछे खड़ा होकर काम कर रहा होता है। First of all, we will start with time. The dose accumulated by a person working in an area with a particular dose rate is directly proportional to the amount of time they spent in the area. This dose can be controlled by limiting the time spent in the area as defined by the equation. यानी वो टाइम को अगर आप लिमिट कर दें और वो टाइम आप किस तरह से मैयर करेंगे, डोज की एक लिमिट डिसाइडेड है कि इतनी डोज जो है वो एक बंदे के लिए सफिशेंट है। वो अगर इतनी डोज रिसीव करता है तो उसकी हेल्थ के ऊपर वो कोई हैज़र्ड्स नहीं क्रिएट करेगी। तो उस डोज़ को आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि जो डोज़ रेट है कि अमाउंट ऑफ डोज़ जो कि वो वर्क कर रहा है तो वो डोज़ रेट मल्टीप्लाई द एरिया कि वो कितना टाइम उसमें गुज़ारता है, उस एरिया में गुज़ारता है जहाँ पे रेडिएशन एग्ज़िस्ट करती हैं, उसको मैं ये कर लेंगे। अब ये फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूले से रिलेटेड आप ये देखें 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 8.1 एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 8.2 एंड लास्टली एग्ज़ाम्पल नंबर 8.3 और 8.4। इसमें आपको ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स से जो है वो कैलकुलेशन की है। सेम यही फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो इनमें से इन जैसी या इनसे मिलती-जुलती विद डिफरेंट वैल्यूज़ आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। सो दे आर इम्पोर्टेंट। और अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्वेश्चन के पूछा जा सकता है कि लिमिट करने के लिए जो मेथड्स हैं जिसमें टाइम, डिस्टेंस एंड द शील्डिंग है वो किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ वर्कर। नेक्स्ट वन, the dose rate that are particular interest that are of particular interest and that are commonly encountered in and around facilities such as nuclear reactors range from about 0.1 microserv per hour up to few tens of microserv per hour. However, it should not be inferred
from the examples that the only requirement is that the dose should be less than the dose limit. अब इसमें डोज क्या है कि वो जितनी लो होगी, डोज आर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, इतनी जितनी लो होगी उतना ही ज़्यादा, यानी जितना कम से कम एक्सपोजर मिलेगा किसी हेल्थ वर्कर को या जो वर्कर वर्क कर रहे हैं एंड इन दैट रेडिएशन एरिया, उतना ही उनके लिए बेटर होगा. This involves analysis of situation to see if the source of the exposure or time spent by the worker in the area can be reduced. It also requires the means of reducing the dose rate needed to be considered. The available methods are to increase the distance between the worker and the source of radiation or introduce some shielding material between the worker and the radiation. अब ये देखें इंटररिलेटेड है. आपने डोज के एक्सपोजर को रिड्यूस करना है, डोज के एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए टाइम की लिमिटेशन कर दें कि वो एक्सपोज हो रहा है, उसके टाइम को लिमिट कर दें, या आप बाकी जो दो मेथड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लें, डिस्टेंस बढ़ा दें फ्रॉम द वर्कर एंड द रेडिएशन सोर्स, तब भी उसमें आपकी ये शील्डिंग प्रोवाइड हो सकती है, या कोई प्रॉपर शील्डिंग, कोई मटेरियल मीडियम इन बिटवीन रख दे जिससे वो शील्डिंग की जा सके. नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस. Consider a point source of radiation which is emitting uniformly in all direction. That the flux at a distance r from a point source is inversely proportional to the square of the distance r. This is due to the flux being evenly distributed over the surface area of the sphere of radius r. अब द डोज रेडिएशन डोज रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लक्स. फ्लक्स जो है वो क्या डिटरमिन करता है? फ्लक्स डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट रेडिएशन. तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एब्जॉर्ब हो सके. इट फॉलोज दैट द डोज रेट ऑल्सो ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या था कि डिस्टेंस देखा था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी जो वर्कर है और जो रेडिएशन का सोर्स है उनके दरमियान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज स्ट्रिक्टली ट्रू ओनली फॉर पॉइंट सोर्स. A point detector and negligible absorption of radiation between source and detector. इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट सोर्स से हम देखेंगे, डिस्टेंस हम मैयर करते पॉइंट सोर्स से, जो है कि आपका कहाँ से ये एब्जॉर्प्शन, या इसमें नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर. डिटेक्टर जो है इस केस में हम कंसिडर नहीं करेंगे कि point detector and negligible absorption of radiation between the source and the detector is written by. इसमें हम एक वर्कर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम उसमें बात नहीं कर रहे कि डिटेक्टर का तो काम है, डिटेक्टर से डिस्टेंस आपने मैयर करेंगे. डिटेक्टर जो कि आपके वर्कर के करीब रखा हुआ है, या आपके डिटेक्टर जो है वो आपके वर्कर ने कोई एक वेरिएबल आइटम पहना हुआ है जिससे वो डिटेक्ट कर रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो वो वर्कर तक आ रही है. ठीक है, तो उसमें हमने ये डिस्टेंस मेंटेन करना है कि वहाँ तक डिटेक्टर आपको शो करवाए कि वो नेग्लिजिबल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है. तो अगर वो नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन उस तक रीच हो रही हैं तो उसके लिए वो डेंजरस भी नहीं होगी. अब यहाँ पे उसी रिलेशन को जो है पर्टिकुलर सोर्स से रिलेटेड डिस्टेंस को मैयर किया हुआ है फ्रॉम सोर्स. जो डिस्टेंस है उसके रिलेशन को आप दो तरह का अगर सोर्स है, जिसमें आप ये देख सकते हैं जो एग्जांपल नंबर 8.5 है उसमें कंसिडर किया हुआ डोज रेट जो है वो 2 मीटर फ्रॉम द पर्टिकुलर गैमा सोर्स है, और जो दूसरा 400 माइक्रोसर्व पर आर जो है वो डोज रेट है. एट व्हाट डिस्टेंस विल इट गिव अ डोज रेट ऑफ 25. तो दो के कंपैरिजन अगर आप कर लें, उसके साथ डिस्टेंस भी गिवन है, इसके साथ डिस्टेंस नहीं गिवन, दो जो हैं रेडिएशन के आपको रेट, डोज रेट आपको गिवन है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो वो रेट और डिस्टेंस, एक का डिस्टेंस मैयर्ड है तो इससे आप दोनों को कंपैरिजन करके डिटरमिन कर सकते हैं. It will be noted that doubling the distance from the source reduces the dose rate at 1/4 of its original value. Obviously रिलेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन है और स्क्वायर इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो डोज रेट जो है वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी. अ यूजफुल एक्सप्रेशन, अनदर एक्सप्रेशन जो कि आपको याद करने वाली है वो कौन सी वाली है? M E
और 6 R की फॉर्म में है। इसमें डी जो है वो डोज रेट को मुहैयर कर रही है, जो सर्व पर आर मुहैयर कर रही है। एम एक्टिविटी ऑफ द सोर्स है, जो कि मेगा बैक्यूल। अब ये जो है एक्टिविटी ऑफ द सोर्स दैट इज फॉर द रेडियो एक्टिव सोर्स। ई जो है इसमें एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, और आर जो है वो डिस्टेंस है। ये आप अप्लाई करेंगे, ये एम ई डिवाइडेड बाय 6 R² है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हाँ, ये देखिए, इसका जो है आपको ये यहाँ शो हो रहा है कि एम ई डिवाइडेड बाय 6 R² है। ये आपने क्या करना है, ये वाला जो है आप कंसिडर करेंगे फॉर्मूला, जब ये इसमें भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के लिहाज से फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इससे रेलिवेंट भी ये दो जो आपकी एग्जांपल्स हैं ये भी आपको पूछी जा सकती हैं, जिसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट वन इज द शील्डिंग। शील्डिंग में जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि शील्डिंग के लिए कौन सी जो है, सिर्फ जो रेडिएशन जो कि एब्जॉर्ब कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं इनटू द स्किन, दैट आर डेंजरस। सो द थर्ड मेथड, हमने अब क्या करना है, कंट्रोल करनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन को बाय शील्डिंग। अब वो शील्डिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए किस तरह से किया जाएगा? द थर्ड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल रेडिएशन हैजर्ड इज बाय मीन्स ऑफ शील्डिंग। Generally, it is preferred method because it results in intrinsically safe working conditions, while reliance on distance or time of exposure may involve continuous administrative control over worker. The amount of shielding required depends on the type of radiation, the activity of the sources, and dose rate which is acceptable आउटसाइड द शील्डिंग मटेरियल। अब ये जो है शील्डिंग डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शील्डिंग, लेयर्स ऑफ शील्डिंग भी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन ये डिपेंड करेगी कि आपका जो हेल्थ वर्कर है वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर जो है वर्क कर रहा है, और कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है उस रेडिएशन एरिया पे, तो उसके लिहाज से देखा जाएगा। और लास्टली द टाइप ऑफ रेडिएशन, जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होंगी उसके लिहाज से उसी के मुताबिक शील्डिंग रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे अल्फा रेडिएशन है, जो कि कंसिडर करते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाती हैं वेरी इजीली, और थिन शीट ऑफ पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो स्टॉप करती हैं अल्फा रेडिएशन को, तो इसके लिए ज़्यादा शील्डिंग एक प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर एक थिन शील्ड भी लगाई हुई है, दैट इज़ सफिशेंट, क्योंकि उसके लेस पेनिट्रेटिंग पावर है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। बीटा रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर भी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा रेडिएशन ज़्यादा है, जो कि आप 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की के फॉर्म में इसकी एनर्जी रेंज है। बीटा रेडिएशन रिक्वायर शील्डिंग ऑफ अप टू 10 मिलीमीटर ऑफ प्रेस्पेक्स फॉर कंप्लीट एग्जाम, यानी उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो शील्ड जो है वो उसकी थिकनेस 10 मिलीमीटर की होनी चाहिए, तब वो शील्ड करेगी। The ease with which beta sources may be shielded sometimes lead to enormous impression that they are not as dangerous as gamma or neutron source, and that large open beta sources may be handled directly. जिसकी देखिए जितनी कम पेनिट्रेशन होगी, और या जिसकी पेनिट्रेशन आप किसी थिन शीट के थ्रू एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, तो आप हम कंसिडर करते हैं कि वो रेडिएशन जो हैं वो लेस हैजर्ड्स क्रिएट करेंगी। अब जैसे अल्फ़ा रेडिएशन है एज़ कंपेयर टू बीटा रेडिएशन, अल्फ़ा रेडिएशन की पेनिट्रेशन बहुत कम थी, जो बीटा रेडिएशन है उसकी अल्फ़ा से कम है, लेकिन एज़ कंपेयर टू गैमा और न्यूट्रॉन उसकी कम है पेनिट्रेशन पावर। सो प्रॉब्लम उसके साथ ज़्यादा आएगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वही उसमें पावर है कि वो पेनिट्रेट कर सके ज़्यादा। This is extremely dangerous practice, as for instance the absorbed dose rate at a distance of 3 millimeter from a beta source of 1 megabecquerel is about 1 Gay per
लेकिन वो कहते हैं कि आपको ये हैंडल लाजमी इम्पॉर्टेंट है कि उसको सेफली करें। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप हैंडलिंग नहीं करते तो ये भी एक डेंजरस लिमिट तक एब्जॉर्ब हो सकती है किसी हेल्थ वर्कर में और उसको नुकसान पहुंचा सकती है। A significant problem encountered when shielding against beta radiation is the emission of secondary X-rays, which result from a rapid slowing down of beta particles and which are more penetrating than the beta radiation. The X radiation is known as BAM stalling and will be ब्रेन स्टॉलिंग के उन्होंने कहती है कि अगर जब वो इंटरेक्शन करते हैं शील्ड के साथ, जब बीटा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो उसमें से सेकेंडरी पार्टिकल्स इमिट करते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ बैम स्टॉलिंग एक्सरेज है। अब वो बैम स्टॉलिंग एक्सरेज अब ज़्यादा जो है क्या होगा, रैपिडली स्लो डाउन जो करेंगे बीटा पार्टिकल्स को, इंस्टेड के वो पेनिट्रेट करवाएं उस रेडिएशन में। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से बीटा रेडिएशंस को एक ख़ास तरीके से हम शील्ड करते हैं। और वो शील्ड करने के लिए दिस मीन्स बाय बीटा शील्ड शुड बी कंस्ट्रक्टेड और मटेरियल ऑफ लो मास नंबर, जिसमें अल्युमिनियम और प्रेस्पेक को कंसिडर किया जा रहा है, जो कि ये इफेक्ट ऑफ इमिशन ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन जो कि बैम स्टॉर्निंग एक्सरेज हैं उनको रिड्यूस करेगा। तो अमाउंट ऑफ दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बैम स्टॉर्निंग emission. A beta source emits beta particles with energies covering the complete spectrum from 0 up to characteristic maximum energy. The means beta energy is in most cases about 1/3 of the maximum energy. So the penetration power जो है वो always depend करती हैं on the amount of energy. और हम in fact we can use to estimate the energy of beta particle to aid the identification of an unknown source. अच्छा, नेक्स्ट जो है कि गैमा और एक्स रेडिएशन को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। द डोज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स और गैमा रेडिएशन इमर्जिंग फ्रॉम अ फील्ड कैन बी रिटन एज एक्सटर्नल। आपको जो रेडिएशन हैजर्ड्स हैं कितनी अमाउंट पे वो शील्डिंग रिक्वायर्ड है, डी नॉट वो डोज है जो कि विदाउट शील्डिंग यूज हो रही है, डी टी वो डोज है जो आफ्टर पासिंग थ्रू द शील्ड वो कंसिडर कर रहे हैं। ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी, म्यू जो है वो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है जो कि उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर कि उस मटेरियल के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो एब्जॉर्प्शन कर सके, वो शील्डिंग प्रोवाइड कर सके। और टी इज़ द थिकनेस ऑफ दैट टी। तो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के फंक्शन के लिहाज से ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसको यूटिलाइज करके यू कैन मेजर द एक्सटर्नल रेडिएशन हैजर्ड्स के कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस ऑफ द शील्ड जो है वो प्रोवाइड होगी। और थिकनेस ऑफ द शील्ड को आप वेरी करके वो डोज रेट जो अब्जॉर्ब डोज है उसको चेंज कर सकते हैं और उसको एक सेफ वैल्यू पे लेकर आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज द हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर में यहाँ पे जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, ये वाला हाफ वैल्यू लेयर का ये फॉर्मूला, जिसमें d1 ओवर डी नॉट, d1 और डी नॉट हमने कंसीडर किया एट एनी पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ शील्ड कितनी डोज है, और डी नॉट जब को आप कोई शील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसमें जो कैलकुलेशन की हुई है उससे आप डिटरमिन कर सकते हो द हाफ थिकनेस ऑफ हाफ वैल्यू लेयर फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, जिसकी वैल्यू है इज दैट द थिकनेस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी टू 1/2 ऑफ इट्स इंसिडेंट वैल्यू। यानी शील्डिंग ऐसी प्रोवाइड की जाए कि जो रेडिएशन है वो हाफ ऑफ इट्स वैल्यू पे रिड्यूस हो जाए, और इसको फर्दर और सेफ बनाने के लिए नंबर ऑफ शील्ड्स या थिकनेस ऑफ द शील्ड को इंक्रीज किया जा सके। तो आप इसमें देखेंगे दोनों जो हैं d1 और डिवाइडेड बाय डी नॉट इज इक्वल टू 0.5 जो हमने कंसिडर किया कि ई रेस टू पावर माइनस यू ओवर टी। इसी फॉर्मूले को हमने जो है इन द फॉर्म ऑफ क्या है रेशो में लिख दिया है। फिर इसके लॉग ले लेंगे, लॉग लेके आपके पास ये हाफ वैल्यू लेयर की आ जाएगी, और इस हाफ वैल्यू लेयर की जो है
आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शील्डिंग की कैलकुलेशन इसमें से की जा सकती है, जो कि आप ये देखेंगे डायग्राम से प्रोमिनेंट हो भी रहा है। तो जब अगर क्वेश्चन आता है शील्डिंग का, तो उसमें ना सिर्फ आपने ये शील्डिंग में डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में लिखना है, इस हाफ वैल्यू लेयर की कैलकुलेशन के बारे में लिखते हैं, क्योंकि इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं, वो एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट जो है अल्फा, बीटा, गामा के और एक्स-रेज़ के बाद न्यूट्रॉन शील्डिंग आई। न्यूट्रॉन शील्डिंग जिसमें न्यूट्रॉन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग टाइप के मटेरियल्स हैं, और उन पेनिट्रेटिंग टाइप के मटेरियल्स की वजह से जो है वो मोर स्पेसिफिक और मोर रिक्वायरमेंट है शील्डिंग की। न्यूट्रॉन शील्डिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बाय वेरी वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जीज generally encountered. This means that any shielding equipment has to take account a number of different energy related अब जो रेडिएशंस उसमें से इमिट हो रही हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एनर्जी को, द रेंज ऑफ एनर्जीज होंगी, और वो हाई रेंज ऑफ एनर्जीज हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो हैं उसका हाई पेनिट्रेशन पावर है। तो अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस या न्यूट्रॉन्स की बारे में बात की गई। एक इलास्टिक स्कैटरिंग जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि जब कोलाइड करते हैं टारगेट से, they would use the elastic scattering. इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस आपको अगर याद हो, तो इलास्टिक हम उसमें कंसिडर करते हैं कि आफ्टर कोलिजन अगर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो वो इलास्टिक टाइप की कोलिजन्स होती हैं। अगर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, तो वो इन इलास्टिक टाइप की कोलिजन्स होती हैं। सो इलास्टिक स्कैटरिंग इन विच न्यूट्रॉन कोलाइड विद द लार्जर न्यूक्लियस and bounces off it in a manner similar to the collision of two billiard balls. अब ये कौन सा टारगेट न्यूक्लियस है जो शील्ड आपने कंसिडर किया? एक तो इनकमिंग न्यूट्रॉन्स है, और जो शील्ड है उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उसके साथ वो स्ट्राइक कर रहे हैं। उनके जब दरमियान कोलिजन होती है, ड्यूरिंग द कोलिजन न्यूट्रॉन लॉसेस सम ऑफ इट्स एनर्जी। बेसिकली शील्डिंग का मकसद क्या है कि जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं, वो उन रेडिएशंस जो कि पार्टिकल्स की फॉर्म में वो रेडिएशन फॉर्म कर रही हैं, उनकी एनर्जी को लॉस करना है। जब वो एनर्जी लॉस कर देंगी, तब वो एब्जॉर्प्शन की या पेनिट्रेशन की जो पावर है उसकी रिड्यूस हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जब वो नेग्लिजिबल होगी, तो वो हेल्थ के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं होगी। ड्यूरिंग द कोलिजन द न्यूट्रॉन लॉसेस सम ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द टारगेट न्यूक्लियस। all of this transferred energy appears as kinetic energy of the target nucleus. Light elements are best for slowing down neutrons by elastic scatter, and so materials with a high hydrogen content, that is paraffin, water and concrete are useful. वो कहते हैं कि अगर आपने इसमें करनी है, तो आप इस टाइप की इलास्टिक टाइप की स्कैटरिंग जो होती है, उसमें आपने रिड्यूस करवानी उसकी एनर्जी को, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि लाइट टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ किया है, विच आर कंसिडर टू बी बेस्ट, कि वो स्लो डाउन कर देते हैं न्यूट्रॉन को। वो बेस्ट है कि आपकी एनर्जी जो है न्यूट्रॉन की, उसको रिड्यूस कर, जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन के कंटेंट है, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। जिसमें पैराफिन, वाटर और कंक्रीट कंसिडर कर रहे हैं कि उसको एज अ शील्डिंग यूज़ किया जाए, तो उसमें वो ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिवली न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और उनको इनफेक्टिव बनाएंगे कि वो एब्जॉर्ब करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इन इलास्टिक स्कैटरिंग इज दिस प्रोसेस दैट द incoming neutron imparts some of their energies to the scattering material and excite the target nuclei. These target nuclei usually emit gamma radiation later when they return to the ground state. The inelastic scattering process is most important for heavy nuclei. अब जो heavy nuclei की टारगेट्स आपने रखे हैं, तो वो क्या कंसिडर करें? वो न्यूट्रॉन्स के साथ इन इलास्टिक टाइप की कोलिजन करेंगे। जब कोलिजन होगी, न्यूट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी दे देगा न्यूक्लियस ऑफ द मटेरियल, शील्ड मटेरियल को, और वो शील्ड मटेरियल के जो टारगेट न्यूक्लियस हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे, और वो स्पॉन्टेनियसली इमिट करेंगे गामा रेडिएशंस को। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो, अब ना सिर्फ कि आप शील्डिंग प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर टू
एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ द इनकमिंग न्यूट्रॉन्स। आपको शील्डिंग ये भी प्रोवाइड करनी है कि उसके नतीजे में जो गैमा रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उसको भी आपने एब्जॉर्ब करवाना है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज न्यूट्रॉन capture. Reaction of many kinds. In these reaction, neutrons are captured by nuclei, which then de-excite by emitting another particle or photon. One important neutron caption is, ये इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें बोरॉन और लिथियम की फॉर्म में है कि जब बोरॉन जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो अल्फा रेडिएशन से इमिट करता है और जो है वो रिड्यूस होके लिथियम की फॉर्म बन जाता है। तो द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन फ्रॉम शील्डिंग point of view lies in the fact that the emitted alpha radiation is very easily absorbed. अब इस रिएक्शन से जो है न्यूट्रॉन कैप्चर में अगर हम इस टाइप की शील्डिंग करें, बोरॉन के पार्टिकल्स रख दें और बोरॉन के पार्टिकल्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दें और वो उनके न्यूक्लियस को एक्साइट कर देते हैं, वो डी एक्साइट होकर अल्फा रेडिएशन से इमिट करते हैं। अल्फा रेडिएशंस जो हैं क्योंकि उनकी लेस पेनिट्रेशन पावर है, सो दे कैन बी इजीली शील्डेड या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसिडर करें कि न्यूट्रॉन कैप्चर कर दिया जाता है बाय कैडमियम, कैडमियम जो है ये डिफरेंस बता रहे हैं बिटवीन लो एटॉमिक नंबर, नो या हम कहेंगे स्मॉलर मास की जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे रेडिएशन जो सेकेंडरी रेडिएशन उसमें से इमिट हो रही हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग है। लेकिन अगर हैवी वाले कंसिडर करते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूक्लियर, टारगेट न्यूक्लियर जो है वो हाई एटॉमिक नंबर के हैं, वो अगर कंसिडर करते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रॉन को, तो वो इमिट कर रहे हैं हाई पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन। सो वो हाई पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस को आपको जो सेकेंडरी इमिशंस हुई हैं उनको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। So, capturing gamma radiation is usually a limitation in shield design, and a material of high atomic number is often incorporated to absorb captured gamma radiation. अब ये gamma radiation को absorb करने के लिए जो कि in response of the neutron absorbed by the cadmium release हुई हैं, उनके लिए भी आपको एक और proper shielding डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि इन gamma radiation को एब्जॉर्ब किया जाए। और ये गैमा रेडिएशन रेडिएशन जो है वो ज़्यादा जो है पेनिट्रेटिंग है, उनका हाई एनर्जी है, सो relatively high efficiency for capturing thermal neutrons. Cadmium is commonly used in neutron shield. Shielding for fast or intermediate neutrons might exploit elastic scatter and neutron capture by incorporating boron into a material with a high hydrogen content. यानी combination बना दिया, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन आ रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि न्यूट्रॉन जो आप रिसीव हो रहा है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी का है, कुछ फास्ट मूविंग है, कुछ स्लो मूविंग है, कुछ इंटरमीडिएट्स हैं। तो उसके लिए ज़्यादा तक रिक्वायर्ड क्या है कि दो मेथड्स को कंबाइन कर लिया जाए, एक इलास्टिक स्कैटर्ड और न्यूट्रॉन कैप्चर, जिसमें यूजुअली बोरॉन लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल को यूज़ किया जाता है और हाई हाइड्रोजन कंटेंट वाले मटेरियल जिसमें पैराफिन है, वाटर, उनको यूटिलाइज करके हम इसको कैप्चर कर सकते हैं और इस जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को रिड्यूस करवा सकते हैं। सो फास्ट न्यूट्रॉन्स आर फर्स्ट थर्मलाइज्ड बाय इलास्टिक स्कैटर इन द पॉलीथीन एंड देन कैप्चर्ड बाय बोरॉन। सो ये टू स्टेप प्रोसेस से ये कंप्लीट शील्डिंग का वर्क किया जा सकता है। अच्छा, अब इस जो टॉपिक में आप ये देखें कि हमने पहला जो है वो स्टडी कर लिए कि ये 3 टाइप की शील्डिंग कौन-सी हो सकती है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि इसमें आपको पूछा जाए कि आपको ये डिफरेंट टाइप्स और या मेथड्स कौन से रिक्वायर्ड हैं जिससे आप ये शील्डिंग का प्रोसेस कर सकते हैं फॉर द हेल्थ वर्कर। सेकेंडली, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अलग से शील्डिंग का पूछा जा सकता है और सिर्फ शील्डिंग का पूछा जा सकता है या और उसमें न्यूट्रॉन शील्डिंग का पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने इसमें शील्डिंग हर तरह की रेडिएशन से रिलेटेड पढ़ी कि शील्डिंग भी डिपेंड करती है वो टाइप ऑफ रेडिएशन जो है वो उस एरिया में एक्सपोज किया जा रहा है, उस वर्कर को एक्सपोज किया जा रहा है,
तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स में ये शील्डिंग की जा सकती है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्सनल डोज कंट्रोल। पर्सनल डोज कंट्रोल में रूटीन चेकअप किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाता है इस एरिया को। इसमें बेसिकली ये जो पूरा इसमें लिखा हुआ है उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सेग्रीगेट एरियाज अकॉर्डिंग टू रेडिएशन हैजर्ड। हमने वो एरियाज डिटर्मिन करने हैं कि कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पे रेडिएशन इफेक्टिव डोज लिमिट जो है वो वर्कर के लिए सेफ लिमिट से एक्सीड कर गई है, और हमने ये कंसिडर करना है कि ये सुपरवाइज किया जाए एरिया को, और डेली सुपरवाइज किया जाए, मंथली किया जाए, एनुअली उसको चेक किया जाए, और कंट्रोल्ड एरियाज में वो एक्सीड ना करे वो जो डोज लिमिट है उसकी। अगर 3/10 ऑफ द डोज लिमिट जो हम कंसिडर कर रहे हैं उस एरिया को एक्सपोज अगर किया जा रहा है, तब हम उसको डिटर्मिन करेंगे और सेग्रीगेट करें, और उस वर्कर्स को जो है वो क्लासिफाइड वर्कर्स को सिर्फ इजाज़त हो कि वो वहाँ पे वर्क कर सके। अदरवाइज वर्कर्स को दूसरे अदर अनक्लासिफाइड को जिनका काम नहीं है वहाँ पे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उस एरिया से, उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड बना दिया जाए। और तो वो कंट्रोल एरियाज डिफाइन करना, इसमें आप ये डिफरेंट मेथड में लिख किस तरह सकते हैं कि रूटीन कंट्रोल ऑफ द पर्सनल डोज इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ एरिया क्लासिफिकेशन। Various system and technologies are in use. The basic objective is to segregate area according to radiological hazards. और इसमें the area would be classified as a supervised area. The area in which exposure could exceed 3/10 of the dose limit is called the controlled area. Or workers who are likely to expose to dose in excess of 3 millisieverts per year, which may come about through routine entry into the control area, are known as classified workers, and all other workers are unclassified. Within control areas, there may be uh, regions where the further demarcation is required to avoid overexposure. In some established, they are called the restricted areas. So, इसमें restricted areas, supervised areas, controlled areas and restricted area, इनकी values दी हुई हैं। इनकी values categorize करके ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। और इसके साथ में कि इस when a system of area classified is being operated, it is necessary to survey the area regularly to confirm the classification of area incorrect, and that adequate precautions are to be taken. So basically monitoring है। सेल्फ मॉनिटरिंग करने के बाद आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये एरिया जो है वो वर्कर्स के लिए वर्क करने के लिए सेफ है या नहीं है। तो ये यहाँ तक आप इसको अगर कंसिडर करेंगे तो इसमें आपकी एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है, तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट के लिए दिस ऑफन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट रिव्यू इन कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया। पर्सनल डोजीमीटर सच एज फिल्म badges or thermal units dosimeters may be worn to measure the accumulated dose to the worker. In addition, a direct reading dosimeter such as electronic personal dosimeter is often worn to give on spot control. So ये अगर जब पहले सबसे पहले क्या है डिफाइन करना है। जब आपने डिफाइन कर दिया कि ये एरियाज आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बाद आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है। पर्सनल डोज कंट्रोल, उसमें हर एक जो वर्कर है उसके कंट्रोल रखना है कि वो कितना अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन का। अगर वो एक्सीड करता है उस डोज की सेफ लिमिट से, तब उस वर्कर को वहाँ से जो है कुछ अरसे के लिए आपने हटा देना है।